नमस्कार। कभी सोचा है कि आंखों का रंग माता पिता जैसा क्यों होता है, या फिर बालों का स्टाइल परिवार में किसी से कैसे मिलता है? ये सब जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी का कमाल है। आज हम उस इंसान की कहानी जानने वाले हैं जिसने इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाया। और मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत एक मठ के शांत बगीचे में हुई थी। तो चलिए मिलते हैं ग्रेगर मेंडल से, वो पादरी जिन्होंने साधारण मटर के दानों से आनुवंशिकी की नींव रखी। जरा सोचिए, ये सवाल सदियों से बड़े बड़े वैज्ञानिकों और विचारकों को परेशान करता आया है। गुण यानी ट्रेट्स आखिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक का सफर करते कैसे हैं? क्यों कुछ गुण तो साफ साफ दिख जाते हैं जबकि कुछ छिपे रहते हैं और फिर अचानक कई पीढ़ियों बाद सामने आ जाते हैं? ये बिल्कुल एक पारिवारिक रहस्य की तरह है, और मेंडल वो जासूस थे जो इस गुत्थी को सुलझाने निकले थे। आज हम मेंडल की इस अविश्वसनीय यात्रा पर निकलेंगे। हम उनके जीवन से शुरुआत करेंगे, फिर उनके शानदार मटर के प्रयोगों को समझेंगे, उनके खोजे हुए नियमों को जानेंगे, ये भी पता लगाएंगे कि आखिर क्यों उनकी इस जबरदस्त खोज को दशकों तक अनदेखा किया गया, और अंत में देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी हमारी जिंदगी पर कैसे असर डाल रही है। तो कौन थे ये मटर वाले पादरी? चलिए थोड़ा और करीब से जानते हैं जोहन मेंडल के बारे में, जो बाद में ग्रेगर मेंडल के नाम से जाने गए। मेंडल एक साधारण किसान परिवार से थे, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। ज्ञान की प्यास और पढ़ाई का जुनून उन्हें एक मठ तक ले आया, जहां उन्हें अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा को शांत करने का पूरा मौका मिला। यही वो जगह थी जहां विज्ञान और आस्था का एक अनोखा संगम हुआ, जिसने उनकी भविष्य की महान खोजों के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया। उस जमाने में वैज्ञानिक सोचते थे कि आनुवंशिकता यानी विरासत में गुण मिलना पेंट मिलाने जैसा है। मतलब एक लाल और एक सफेद रंग को मिलाया तो गुलाबी रंग बनता है। इसी तरह वो मानते थे कि एक लंबे और एक छोटे पौधे से हमेशा एक मीडियम साइज का पौधा ही पैदा होगा। इसे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहते थे। लेकिन मेंडल को इस थ्योरी पर शक था। उन्होंने देखा कि असल जिंदगी में प्रकृति हमेशा औसत का खेल नहीं खेलती। उन्हें लगा कि जरूर कुछ तो और भी गहरा चल रहा था। और बस इसी शक को दूर करने के लिए एक शांत मठ का बगीचा विज्ञान के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक का मंच बन गया। मेंडल ने प्रकृति के इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अपनी कमर कस ली थी। तो दुनिया में इतने सारे पौधे थे, फिर मटर ही क्यों? देखिए, मेंडल एक शानदार रणनीतिकार थे। उन्होंने मटर को इसलिए चुना क्योंकि वे बहुत तेजी से उगते हैं। उनमें गुण बिल्कुल साफ साफ या तो ये या तो वो वाले होते हैं। जैसे फूल या तो बैंगनी होंगे या सफेद, बीच का कोई गुलाबी रंग नहीं। और सबसे जरूरी बात, मेंडल उनके प्रजनन को कंट्रोल कर सकते थे, बिल्कुल एक साइंटिफिक मैचमेकर की तरह। ये रहे वो 7 गुण जिन पर मेंडल ने अपना पूरा ध्यान लगाया, बीज के आकार से लेकर पौधे की ऊंचाई तक। देखिए, हर गुण के सिर्फ 2 सीधे साधे विकल्प हैं। ये सादगी ही उनकी प्रतिभा का सबसे बड़ा सबूत थी। उन्होंने फालतू की उलझनों को हटाकर सिर्फ सिग्नल पर ध्यान दिया। जरा इस संख्या के बारे में सोचिए, 28,000। ये कोई छोटा मोटा बागवानी का शौक नहीं था, ये एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक अभियान था। 7 सालों तक मेंडल ने हजारों पौधों को बड़े ध्यान से उगाया, उनका क्रॉस परागण कराया और हर एक नतीजे का हिसाब रखा। ये धैर्य और सटीकता का एक अविश्वसनीय कारनामा था। मेंडल का तरीका एक 3 चरणीय मास्टर प्लान जैसा था। स्टेप 1, उन्होंने शुद्ध नस्ल वाले माता पिता को क्रॉस कराया। स्टेप 2, उनके बच्चे यानी F1 पीढ़ी सभी एक जैसे दिखे। लेकिन फिर आया सबसे दिलचस्प मोड़, स्टेप 3, उन्होंने F1 पीढ़ी को आपस में प्रजनन करने दिया, और नतीजा F2 पीढ़ी में वो छिपा हुआ गुण रहस्यमयी तरीके से फिर से प्रकट हो गया। अपने हजारों पौधों के रिकॉर्ड के साथ मेंडल ने डेटा का विश्लेषण किया और एक पैटर्न देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कोई मामूली चीज नहीं बल्कि आनुवंशिकता के बुनियादी नियमों को उजागर कर दिया था। ये 3 नियम जीव विज्ञान की हमारी समझ को बदलने वाले थे। अच्छा, इन नियमों को समझने से पहले चलिए कुछ शब्द सीख लेते हैं। अलील एक ही जीन का अलग अलग वर्जन है, जैसे एक ही आइसक्रीम के चॉकलेट और वनीला फ्लेवर। डोमिनेंट अलील बॉस की तरह है, अगर वो मौजूद है तो उसी की चलेगी। और रिसेसिव अलील थोड़ा शर्मीला है, वो तभी सामने आता है जब कोई डोमिनेंट अलील आसपास ना हो। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। याद है जब मेंडल ने बैंगनी और सफेद फूलों को क्रॉस किया और सारे बच्चे बैंगनी निकले? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बैंगनी रंग का एलील सफेद पर डोमिनेंट यानी प्रभावी है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सफेद वाला एलील गायब नहीं हुआ था, वो तो बस प्रभावी बैंगनी एलील के पीछे छिपा हुआ था, अपने मौके का इंतजार कर रहा था। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। इसे ऐसे समझिए, हर माता पिता के पास किसी भी गुण के लिए अलील की एक जोड़ी होती है,
जब वे प्रजनन करते हैं तो वो अपने बच्चे को उस जोड़ी में से सिर्फ एक ही अलील देते हैं। ये एक बिल्कुल निष्पक्ष खेल है, हर अलील को आगे जाने का 50-50 मौका मिलता है। ये टेबल, जिसे पनेट स्क्वायर कहते हैं, दिखाता है कि जादू कैसे होता है। जब F1 पीढ़ी के पौधे, जिनमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव अलील था, आपस में प्रजनन करते हैं तो गणित के हिसाब से औसतन हर 3 बैंगनी फूलों के लिए एक सफेद फूल वाला पौधा मिलेगा। ये मशहूर 3:1 का अनुपात है और ये साबित करता है कि गुण अलग अलग इकाइयों में आते हैं, वो पेंट की तरह आपस में घुल मिल नहीं जाते। और आखिर में तीसरा नियम, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अलग अलग गुण एक दूसरे से आजाद होकर विरासत में मिलते हैं। जैसे ताश के पत्तों को फेंटना, सिर्फ इसलिए कि आपको हुक्म का इक्का मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि अगला पत्ता पान का बादशाह ही होगा। ठीक वैसे ही बीज के रंग का बीज के आकार से कोई लेना देना नहीं है। तो मेंडल ने आनुवांशिकता के कोड को क्रैक कर लिया था। उन्होंने जीव विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक को सुलझा दिया था। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। उनकी ये जबरदस्त खोज बहरे कानों पर पड़ी। तो ऐसा क्यों हुआ? खैर, मेंडल अपने समय से बहुत आगे थे। उनके विचार उस समय के मशहूर ब्लेंडिंग सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ थे। और तो और उन्होंने बायोलॉजी को समझाने के लिए गणित और आंकड़ों का इस्तेमाल किया, जो उस दौर में लगभग अनसुनी बात थी। ये कुछ ऐसा था जैसे जीव विज्ञानियों को कैलकुलस सिखाने की कोशिश करना। वो इसके लिए तैयार ही नहीं थे। फिर भी मेंडल को पता था कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा खोजा है। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार कहा था, मेरा समय आएगा। और क्या वो सही साबित हुए? ये विज्ञान के इतिहास के सबसे भविष्य सूचक बयानों में से एक बन गया। तो मेंडल के काम को गुमनामी से कैसे बचाया गया? आइए कहानी के आखिरी अध्याय की ओर बढ़ते हैं, उनकी विरासत और अविश्वसनीय पुनर्खोज की कहानी। मेंडल ने 1866 में अपने निष्कर्ष प्रकाशित किए और फिर 1884 में चुपचाप इस दुनिया से चले गए। उनका काम लगभग 34 सालों तक धूल फाकता रहा। लेकिन फिर 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ असाधारण हुआ। साल 1900 में 3 अलग अलग देशों में 3 अलग अलग वैज्ञानिक एक दूसरे से अनजान स्वतंत्र रूप से उन्हीं नतीजों पर पहुंचे जिन पर मेंडल पहुंचे थे। जब वे अपना काम प्रकाशित करने की तैयारी कर रहे थे तो उन तीनों ने एक भूले बिसरे पादरी के पुराने रिसर्च पेपर की खोज की, जो उन्हें 30 साल से भी पहले मात दे चुका था। उन्होंने बड़ी विनम्रता से मेंडल को श्रेय दिया और रातों रात मेंडल एक वैज्ञानिक सुपरस्टार बन गए। मेंडल के काम की इस पुनर्खोज ने जेनेटिक्स के पूरे क्षेत्र को जन्म दिया और इसने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की एक बहुत बड़ी पहेली को भी सुलझा दिया। डार्विन जानते थे कि प्राकृतिक चयन कैसे काम करता है, लेकिन वो ये नहीं समझा सकते थे कि अच्छे गुण अगली पीढ़ी तक पहुंचते कैसे हैं। मेंडल ने इसका जवाब दिया। उनका काम वो मिसिंग लिंक था जिसने आधुनिक जीव विज्ञान को एक साथ जोड़ा। आज आधुनिक दवा से लेकर खेती तक मेंडल की विरासत हर जगह है। हर बार जब हम आनुवांशिक बीमारियों का अध्ययन करते हैं या बेहतर फसलें उगाते हैं तो हम उस पादरी के कंधों पर खड़े होते हैं जिसने अपने बगीचे में धैर्यपूर्वक मटर उगाए थे। तो अगली बार जब आप मटर देखें तो उस इंसान को याद करें जिसने उनमें ब्रह्मांड के कुछ सबसे गहरे रहस्यों को देखा था। जरा सोचिए, उनके बिना हमारी दुनिया आज कैसी होती है ना? ये सोचने वाली बात।